चलिए आज बात करते हैं भारतेंदु युग के एक ऐसे लेखक की जिन्हें आधुनिक हिंदी गद्य की नींव का पत्थर माना जाता है। जी हम बात कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट की। जरा सोचिए, हिंदी साहित्य के शायद सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें एक उपाधि दी, हिंदी का स्टील। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा सम्मान था। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों उन्हें स्टील कहा गया, और ऐसी क्या खास बात थी उनमें जो उन्हें अपने दौर का एक मजबूत स्तंभ बनाती है। आइए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि ये स्टील आखिर थे कौन और बालकृष्ण भट्ट से उनकी तुलना का मतलब क्या था। ये हैं बालकृष्ण भट्ट। 1844 में जन्म में भारतेंदु युग के एक ऐसे महारथी जो निबंधकार भी थे, नाटककार भी और एक निडर पत्रकार भी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में काम किया। तो ये स्टील थे रिचर्ड स्टील, एक अंग्रेजी लेखक। उन्होंने अपने दौर में अंग्रेजी गद्य को, खासकर निबंध को, एक नई शक्ल दी, उसे आम लोगों तक पहुंचाया। ठीक यही काम बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य के लिए किया। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने उन्हें हिंदी का स्टील कहा। ये एक बहुत बड़ी तुलना थी। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उनके शुरुआती जीवन को देखते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को बनाया। ये कुछ तारीखें हैं जो उनके जीवन की कहानी कहती हैं। 1844 में प्रयागराज में जन्म हुआ, लेकिन 1877 का साल देखिए। ये वो साल था जब उन्होंने हिंदी प्रदीप की शुरुआत की, जो आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गया। कहते हैं ना, किसी भी इंसान की नींव उसके बचपन में रखी जाती है। भट्ट जी के मामले में उनकी मां पार्वती देवी का बहुत बड़ा हाथ था। वो खुद एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत महिला थीं और उन्हीं ने बालकृष्ण के मन में पढ़ाई लिखाई का वो बीज बोया जो आगे चलकर इतना बड़ा पेड़ बना। अब आते हैं उनके सबसे बड़े और सबसे जुनूनी काम पर, उनकी पत्रिका हिंदी प्रदीप। ये सिर्फ एक मैगजीन नहीं थी, ये एक आंदोलन था, एक मिशन था। 33 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, पूरे 33 सालों तक उन्होंने हर महीने हिंदी प्रदीप को निकाला। पैसों की कितनी भी तंगी आई, मुश्किलें आईं, पर उन्होंने इस पत्रिका को कभी रुकने नहीं दिया। ये उनका जुनून था। तो इस पत्रिका का मकसद क्या था? ये एक लाइन जो इसके मुख पृष्ठ पर छपती थी, सब कुछ बता देती है। मतलब ये एक ऐसी पत्रिका थी जो देश प्रेम से भरी हो, समाज के लिए हो और लोगों में ज्ञान और खुशी फैलाए। और यही बात हिंदी प्रदीप को उस दौर की बाकी पत्रिकाओं से बिल्कुल अलग बनाती थी। उस जमाने में जब ज्यादातर लोग आम विषयों पर लिख रहे थे, ये इकलौता ऐसा मंच था जहां गंभीर साहित्यिक आलोचना को जगह मिलती थी। एक तरह से हिंदी में आलोचना की विधा को खड़ा करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। लेकिन कहानी सिर्फ हिंदी प्रदीप पर ही खत्म नहीं होती। बालकृष्ण भट्ट का कैनवस बहुत बहुत बड़ा था। 1000 से भी ज्यादा। जी हां, उन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 से भी ज्यादा निबंध लिखे और उनमें से 100 से ज्यादा तो इतने जबरदस्त माने जाते हैं कि आज भी पढ़े जाते हैं। ये उनकी सोच की गहराई और लिखने की कमाल की क्षमता को दिखाता है। देखिए वो कितने वर्सटाइल थे। एक तरफ साहित्य सुमन जैसे बेहतरीन निबंध लिखे, तो दूसरी तरफ नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान जैसे उपन्यास भी लिखे। इतना ही नहीं, बाल विवाह जैसे नाटक लिखकर समाज की कुरीतियों पर सीधी चोट की और सच्ची समालोचना से हिंदी क्रिटिसिज्म को एक नई दिशा दी। तो आखिर में सवाल आता है, बालकृष्ण भट्ट की विरासत क्या है? उन्हें अपने इस काम के लिए क्या सम्मान मिला? उनका असर बहुत गहरा था। वो भारतेंदु मंडल के एक अहम सदस्य थे। उन्होंने खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया और इतिहास ने उन्हें हिंदी साहित्य का स्तंभ माना। पर एक मजेदार बात यह है कि उस जमाने में आज की तरह कोई बड़े बड़े साहित्यिक अवार्ड्स नहीं होते थे। कोई साहित्य अकादमी या ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं था। तो फिर उनका असली सम्मान क्या था? उनका सबसे बड़ा सम्मान, उनका सबसे बड़ा अवार्ड किसी कमेटी से नहीं आया। वो आया सीधे उनके पाठकों के दिलों से। लोगों का वो प्यार और अपनापन, जिसकी वजह से उनकी पत्रिका 33 साल तक चलती रही, असल में वही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। तो चलिए इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट का सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाए? उनकी बेखौफ पत्रकारिता, उनके सोचने पर मजबूर करने वाले निबंध, या फिर हिंदी गद्य को एक ठोस जमीन देने की उनकी जबरदस्त कोशिश?
शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम साहित्य में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं।